नाटक अंजू दीदी, ये लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क ने। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। नाटक 2 अंकों का है। इसमें उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कार का प्रतिनिधित्व करते हुए यांत्रिका और मनोवैज्ञानिकता का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से साइकोलॉजी वर्क करती है। कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की कथा है। मतलब जो परिवार का कंट्रोल होता है इतना कठोर है कि इससे पूरा परिवार ही खराब हो जाता है। अब इसमें पात्र है, पुरुष पात्र वकील साहब है, श्रीपत है, नीरज, राधु और स्त्री पात्र जो है अंजलि, अनीमा और मुन्नी। नाटक का सारांश क्या है? नाटक की शुरुआत डाइनिंग रूम में होती है। पहले तो 8 बजे तक वकील साहब स्नान नहीं करने पर गुस्सा होती है। फिर अपनी सहेली अनीमा से अंजू दीदी की समय निष्ठा और व्यवस्था की तारीफ सुनकर फूल जाती है। तब वह कैसे अपनी मेहनत से सबको व्यवस्था, समय निष्ठा और सभ्य लोगों का आचार व्यवहार सिखाया वह बताती है। पहले पहल तो उस घर में ना किसी को रहने का तरीका, ना खाने, ना चीज़ें रखने का, सब गंवार जैसे। उसी ने सूझबूझ से सबको सही तरीका सिखाया है। अंजलि के अनुसार सभी काम समय अनुसार होने चाहिए। अंजलि चाहती है सारे काम टाइम पे होने चाहिए। बात करते हुए अंजलि नौकरानी मुन्नी को नीरज को नाश्ता दे आने के लिए कहती है। अपनी नौकरानी मुन्नी से कहती है नीरज को नाश्ता दे आओ। अंजलि अपने पति के बारे में भी कहती है, पहले आप अपने मन मौज के चलने वाले चीज़ों को इधर उधर फेंक कर रखते हैं, अब वे भी अंजलि के जैसे चलने लगे हैं। बेटा नीरज भी अपना काम खुद करते हैं, समय पर उठते हैं, पढ़ते हैं, सबको अच्छे से व्यवहार करते हैं। ये सब देख अनीमा कहती है उसे भी कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए। मतलब अंजलि को देखकर कहती है कि वो भी कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसकी आदत सुधर जाएगी, क्योंकि उसने अपने पति और बेटे को भी अपने जैसा बना लिया है। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। वकील साहब बताते हैं कि श्रीपत आने वाले। अंजलि कहती है वह तो प्राय आने की बात करते हैं पर आते कभी नहीं। सहसा श्रीपत आ जाते। आते ही वकील साहब से आलिंगन करते हैं, जिसे देख वे खींचते हुए नहाने के लिए कहती है, पर उनकी बात आनाकानी करता हुआ वह लिपट जाते हैं। मतलब वो फिर भी गले लग जाते हैं। सब लोग फिर चाय पीने के लिए बैठते हैं तो श्रीपत अपना कुर्ता उतार कर बैठ जाते हैं और बार बार उसे रोकने पर वह अंजलि को गृहस्थी छोड़कर सैनिक में भर्ती होने के लिए कहता है। अब अंजलि को अच्छा नहीं लगता, वो कुर्ता उतार रहा है, तो वो कहते हैं तुम गृहस्थी छोड़कर अपनी आर्मी में भर्ती हो जाओ, तुम्हारे इतने कठिन रूल हैं। क्योंकि अंजलि जितना साफ सफाई और समय निष्ठ पर विश्वास करने वाली है, श्रीपत ठीक उसके उल्टे ढंग का है। वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। वह फिर उसे नहाकर चाय पीने के लिए कहती कि पहले नहाओ फिर चाय पियो, पर वह एक भी नहीं सुनता और अपनी मर्जी से जैसे तैसे किसी भी काम को कर लेता है। वह सबसे पूछते भी हैं उसके नहीं नहाने से किसी को कुछ आपत्ति है, तो कोई कुछ नहीं बोल पाता और वह खाने लगता है। श्रीपत के व्यवहारों से परेशान अंजलि उठकर अनीमा के साथ ड्राइंग रूम में जाकर बैठते हैं। तो परेशान होते बोल बोलकर और जाकर अनीमा के साथ ड्राइंग रूम में बैठ जाते, लेकिन श्रीपत डाइनिंग रूम से जाने का नाम ही नहीं लेते। नीरज आकर श्रीपत से मिलते हैं और उसे बड़े होकर क्या बनना चाहता है पूछने पर डिप्टी कमिश्नर बनने की बात करता है। नीरज जो उसका बेटा है वो श्रीपत से आके मिलता है। श्रीपत उससे पूछता है तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहता है मैं डिप्टी कमिश्नर बनूंगा। तो वह पूछता है ये भी मम्मी ने बताया है? उसके हाँ बोलने पर वह खुद क्या बनना चाहता है पूछता है। अब वो बोला हाँ मम्मी ने बोला है। तो बोला तुम खुद क्या बनना चाहते हो? कहता है मैं क्रिकेट का कप्तान बनने की बात करता है। तो कहता है कि मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। श्रीपत उसे अपना जो मन है वह हिसाब से बनने की सलाह देता है। कमरे में आती अंजलि को नीरज मामा की कही हुई बात बताती है। वो आती है तो अंजलि को, मतलब ये जो श्रीपत है उसका भाई है अंजलि का, तो बताती है कि नीरज मामा ने क्या बात कही है। तो वह कहती है तो तुम उसे भी आवारा बनाना चाहते हो? तो फिर गुस्सा हो जाती है कि तुम बच्चे को भी आवारा बनाना चाहते हो। अब इसका द्वितीय अंक। इस अंक में दिन के 3 बज चुके हैं। श्रीपत उसी डाइनिंग टेबल में चादर को तकिया बनाकर सोया हुआ है। मतलब डाइनिंग टेबल में चादर को तकिया बनाकर सो गया। वकील साहब लंच के लिए आए हुए हैं। अंजलि सोए हुए श्रीपत को दिखाते हुए कहती है सुबह इसके कारण नाश्ते में देर हुआ, अब भी लंच की जगह ना बदलती वैसा ही होता। वकील साहब कहते हैं कि उसे जगा दे। वह बताती है जगाया था, पर यह कहकर कि 3rd क्लास में यात्रा की है, उसे सोना है। पर वकील साहब उसे जगा देते हैं। उठने के साथ ही श्रीपत अपनी टेबल पर सोने की कहानी तथा ट्रेडन में थी कूलस पर यात्रा की कहानी शुरू कर देते हैं। मतलब अपनी यात्रा की कहानी बताना शुरू कर देता है। अपने पति को उन सब बातों में दिलचस्पी लेते देख क्रोध से उसे आराम करने के लिए कहती है। अब उस देखती कि वो उसके भाई की बातों में लग गया तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है आराम करो जाकर, क्योंकि उन्हें फिर 4 बजे जाना है। श्रीपत को भी नहा के खाना खाने के लिए कहती है, फिर उसको नहाने के लिए कहती है, क्योंकि घर वालों के साथ ही नौकरों का भी वह आराम का समय है। यह सब सुनकर श्रीपत सोचता है कि सिर्फ समय होने से ही इन्हें कैसे नींद आ जाएगी। मतलब टाइम में नींद आ जाएगी, जब नींद आएगी तभी तो सोएंगे।
साथ ही उनका कहना है कि उस पर नाना जी का बड़ा प्रभाव है, मतलब उसके पिता का। वह खुद भी ऐसे ही थे, अपनी बातों पर दूसरों को चलाने वाले। चूंकि नाना जी ने उन्हें गोद लिया था, इसीलिए हर बात में नाना जी को मानते थे। श्रीपत गुनगुनाता हुआ मेज पर अपने पैर रखता है और धीरे से नीरज आता है और दोनों बातें करते हैं। श्रीपत उसे क्रिकेट का सारा सामान भेजने की बात करता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। उसी समय चादर लिए अंजलि आ जाती है। नीरज को आराम के समय आराम करने की हिदायत देती है। अब नीरज से कहती है, बेटे से कहती है, आराम करने का समय आराम करो। और श्रीपत को नहाना नहीं है तो मुंह हाथ धोकर खाने के लिए कहती है, अगर तुम्हें नहीं नहाना तो मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। वह उसे मना करती है। तभी बाहर खोचे वाला की आवाज़ आती है, जिसे सुन श्रीपत सबको खाने के लिए कहते हैं। पर अंजलि उन चीज़ों को खाने से पेट खराब होगा कहकर मना कर देती है। श्रीपत उनकी बातों को ना मानते हुए, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता बोलकर खोचे वाले को आवाज़ देता है, जिससे अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ ना कुछ लेते हैं पर अंजलि नहीं उठाती। अंजलि पति को 4 बजने की सूचना देती है, जिसे सुनकर श्रीपत तुरंत वहाँ से निकलते हैं। उसके जाते ही जैसे चंद घंटे सा रुक गया है, चांद जो घंटे सा रुक गई, मतलब पल जो घंटे सा रुक गया, फिर चलने लगी सुई की कांटे की तरह। सब सार कोई पहले की तरह चलने लग गए। अचानक अंजलि की दृष्टि घड़ी पर पड़ती है कि घड़ी रुक गई है। उसे याद आया कि घड़ी को चाबी देना भूल गई है। वह कहती है, स्वर्गीय नाना जी कहते थे श्रीपत ब्रेक है और उसके घर में ब्रेक का कोई काम नहीं है। उनका घर घड़ी की भांति है और वैसे ही चलेगा। तो मतलब अपने भाई की ही बुराई करती कि ये आता है तो सब कुछ ब्रेक हो जाता है, मतलब सब कुछ ठहर जाता है, और यहाँ पर ठहरने का कोई काम नहीं है। ये घर एकदम घड़ी की तरह चलता रहेगा। अब है इसके महत्वपूर्ण कथन। इस घर में कण कण को मैंने व्यवस्था, समय, निष्ठा और सभ्य लोगों के आचार व्यवहार सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता न चलता कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा उठने का बैठने का। सभी बर्तन और चारपाइयाँ पड़ी रहती थी। ये अंजलि कहती है कि मेरे आने से पहले ये घर कैसा था। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, नौकरों को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के भाग्य का पता जैसे दहलीज से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का भान नौकरों की सभ्यता से होता है। मतलब घर में कोई आता है तो देखता है कि नौकर कैसे हैं, उसी से उनकी सभ्यता पता चलती है। गंदे नौकरों से नाना जी को अति घृणा थी। उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और सुसंस्कृत बने। अंजलि कहती है, वह सदैव प्रातः यथा समय उठता है, अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है। जो समय पर चलता है यही सभ्यता है। और नीरू काम, आराम, खेल और वेला को भली भांति जानता है। समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता। अपने बेटे के बारे में बात करती है। सोने की वेला खेलते या पढ़ते अथवा पढ़ने की वेला खेलते या सोते तुमको कभी नहीं पाओगी, ये अंजलि कहती है। एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। कान पकड़ पकड़ कर जगाना पड़ता है। महीनों नहाते नहीं हैं और असभ्य इतने हैं कि दूसरों का तो क्या, माता पिता तक का आदर नहीं करती है। वो अनीमा उसको बोलती है। फिर स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को आराम से अच्छा स्वभाव डालना चाहिए। तना बड़ा हो गया है। नीरज कभी कान उबेटने की नौबत नहीं आई, मतलब नीरज के कान ऐंठने की कभी नौबत ही नहीं आई। अंजलि कहती है, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, सुबह और शाम जो उसकी सुई हैं। नियम वह एक दूसरे के पीछे घूमती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की भांति चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं, ये अंजलि कहती है। अरे भाई, संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरे को भी चलाते हैं। इंजन की भांति अंजो उनमें से है। इंजन दूसरों को भी चलाना चाहती है। दूसरे वे जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बों की तरह। तो भाई हम तो इन दूसरी श्रेणी के लोग हैं। ये वकील साहब उसके पति कहते हैं कि हम दूसरों को नहीं चला सकते, हम तो दूसरों के पीछे पीछे चले जाएंगे, ये उसके पति कहते हैं, वकील साहब जो है। शिष्टाचार विवाह का हो, यो कह लो कि बंधन का प्रतीक है। शिष्टाचार जो बंधन का प्रतीक है, उधर आपका विवाह हुआ और इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ शुरू। ये श्रीपत कहते हैं कि जहाँ शादी हो जाती है वहाँ पर शिष्टाचार से रहना जरूरी हो जाता है। मेरे विचार में आचार व्यवहार के सभी नियम उपनियम विवाहित लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। इसलिए मैं केवल विवाह की कल्पना ही करता हूँ, उस बंधन में फंसना नहीं चाहता। ये श्रीपत अपने जीजा से कहता है।